हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीसीबी बाबा। और आज हम देखने वाले हैं चालुक्य डायनेस्टी के बारे में, जिसका उदय डेक्कन साइड में हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द किंगडम ऑफ द डेक्कन। पहला पॉइंट है द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द डेक्कन और द दक्षिणापथ। यहाँ पर देखिए आपको दो इमेज दिखाई दे रहे हैं, ये पहला इमेज है और ये दूसरा। तो पहले इमेज में मैं अगर आपको बताऊं तो भारत का ये जो पार्ट है इसे कहते हैं नॉर्थ इंडिया और ये जो पार्ट है इसे कहते हैं साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में पड़ता है डेक्कन प्लेटू, जिसकी वजह से नाम पड़ा यहाँ पे डेक्कन। और यह जो दक्षिण वाला भाग है, जो दक्षिण वाला भाग है जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं दक्षिण पथ। और दूसरे इमेज में देखिए भारत का जो आधा मैप है, इसमें जो कलरफुल रीजन आपको दिखाई दे रहा है भारत का, यहाँ पे यह सब क्या है, इसी को ही दक्षिण पथ कहते हैं। यह कलरफुल रीजन इसीलिए है, कलरफुल शेडेड इसीलिए है कि ये बता रहा है कि इसी को ही दक्षिणापथ कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको देखते हैं। पहला लिखा है द डेक्कन वाज सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया बाय सतपुड़ा एंड विंध्या माउंटेन्स, नर्मदा, ताप्ती एंड डेंस फॉरेस्ट। इसका मतलब यह है कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है, यह मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। और इसके बीच में से नदियाँ निकलती हैं। एक नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेटू से, नर्मदा नदी, जो जाकर अरबियन सी में गिरती है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुल्ताई जंगलों से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी, वह भी बीचों बीच से बहकर अरबियन सी में गिरती है। और साथ ही साथ इनके साथ में घने जंगल भी बहुत हैं जो ऐसे फैले हुए हैं। तो इन घने जंगलों और पर्वतों और नदियों के कारण ही क्या होता है, जो नॉर्थ इंडिया है वह साउथ इंडिया से अलग हो जाता है। और नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से अलग किसके कारण हो रहा है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत, साथ ही साथ नर्मदा, ताप्ती नदी और घने जंगलों के कारण। इन्हीं के कारण नॉर्थ इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए, नॉर्थ इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए, वो इन सबके उन हिस्टोरिकल इवेंट के प्रभाव ज़्यादातर साउथ इंडिया में हमें देखने नहीं मिलते। किसके कारण, यह जो बीच में पर्वत, नदियों और घने जंगलों का जो क्षेत्र रहा है, ये क्या करता है, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से सेपरेट करता है, जिसके कारण नॉर्थ इंडिया में होने वाले हिस्टोरिकल इवेंट के प्रभाव ज़्यादातर साउथ इंडिया पे नहीं पड़े। यह इस मैप के नीचे पॉइंट का मतलब है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट है द मेडिएवल पीरियड विटनेस द राइज ऑफ द चालुक्यास एंड राष्ट्रकूतास इन द डेक्कन। मध्यकालीन युग इस बात का सबूत रहा है कि डेक्कन में चालुक्यास और राष्ट्रकूतास का उदय हुआ था 6th सेंचुरी में पहले। और यहाँ पे क्या लिखा है दूसरा पॉइंट, विद द डिक्लाइन ऑफ द चालुक्यास देयर फ्यूडिटरीज नेमली द होयसल्स, काकतीयास एंड यादव्स असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस। चालुक्यास का जो है साम्राज्य रहा है 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक। यहाँ इतने बीच के साम्राज्य होने के बाद जब चालुक्य का पतन होने लगता है, चालुक्य राजवंश का, तो उसके नीचे जो राजवंश आते, उसके नीचे जो सामंत आते हैं या फिर जमींदार आते हैं। जमींदार कौन होते थे, यह किसानों से कर लेकर राजा को देते थे या फिर जो उनसे बड़े जो होते थे उनको देते थे। तो उनसे बड़े सामंतों से, बड़े जमींदारों से बड़े उस वक्त चालुक्य थे साउथ इंडिया में। तो ये होयसल, काकतीयास, यादवास, ये सब सामंत थे किसके, चालुक्यास के। तो ये किसानों से कर लेकर चालुक्य को देते थे। लेकिन जैसे ही चालुक्य राजवंश डिक्लाइन हो जाता है तो होयसल्स, काकतीयास और यादवास जहाँ जहाँ से कर वसूलते थे वहाँ पर अपनी प्रभुता को अपने आप को स्वामी मान लेते हैं, वहाँ का अपने आप को राजा बना लेते हैं, खुद से ही घोषित कर लेते हैं कि आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। तीसरा पॉइंट है द पीरियड ऑल्सो सॉ द एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत नेमली द खिलजीस एंड तुगलक्स इनटू साउथ इंडिया। यह जो मध्यकालीन युग है, इसने अपने समय में दिल्ली सल्तनत पे काबिज होने वाले खिलजी और तुगलक का भी साउथ इंडिया में विस्तार होते देखा है, जो हम आगे पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चालुक्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा है, चालुक्य का जो साम्राज्य रहा है वो 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी एडी के बीच में रहा है। और चालुक्य को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने चालुक्य को तो इन पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है, तीन पीरियड में डिवाइड किया है चालुक्य को अच्छी तरह से समझने के लिए। पहला पॉइंट है द अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास, जिसे बादामी चालुक्यास भी कहते हैं, जिनका साम्राज्य रहा है 6th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी एडी में। और उसके बाद आते हैं लेटर वेस्टर्न चालुक्यास, जिसका साम्राज्य आता है 10th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक। और थर्ड है द ईस्टर्न चालुक्यास, जिसका साम्राज्य रहा है 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक। इसको समझने के लिए, तीनों पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये भारत का इमेज है, समझ लीजिए भारत का मैप है। मैं अच्छे से बना देता हूँ। भारत का ये समझिए ये मैप है। अब देखिए ये भारत का ये नीचे साइड का साउथ इंडिया का मैप है। अब एक दिशाओं के अनुसार सूरज उगता है इस साइड में, सूरज यहाँ पे उगता है। सूरज यहाँ पे उगने के कारण ये हो गया ईस्ट
और ये हो गया वेस्ट। तो इस साइड का जो ये पार्ट था यहाँ पे बसते थे वेस्टर्न चालुक्यास, और ये साइड का पार्ट जो है ये हो गए ईस्टर्न चालुक्यास, क्योंकि ये ईस्ट में है। तो वेस्ट चालुक्यास में साम्राज्य का उदय हुआ जो पहले, वह 6th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी के बीच में होता है, जिनका उदय होता है 6th सेंचुरी में और 8th सेंचुरी में डिक्लाइन हो जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं हम लोग अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास। वेस्ट में रहता है इसलिए वेस्ट चालुक्यास, जो 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक, 8th सेंचुरी में चालुक्यास डिक्लाइन हो जाते हैं। लेकिन फिर 10th सेंचुरी के आते आते यहाँ पर फिर से चालुक्यास का साम्राज्य फैल जाता है। वो 10th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक रहता है, जिनको हम लोग लेटर वेस्टर्न चालुक्यास कहते हैं। और 12th सेंचुरी के बाद पूरी तरह से चालुक्यास का वेस्टर्न साइड से पतन हो जाता है। और ये जो ईस्टर्न बचा, ईस्टर्न साइड, यहाँ के जो चालुक्यास थे उनका साम्राज्य 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक रहता है। तो हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी एडी, जो पहले थे इसलिए इसको अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास कहा गया। फिर बाद में इसे पढ़ेंगे जो 10th से लेकर 12th सेंचुरी है, जिसे वेस्टर्न चालुक्यास कहा गया, लेटर वेस्टर्न चालुक्यास। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न चालुक्यास के बारे में। तो पहला हम लोग देखते हैं अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास को, फिर उसके बाद नीचे के 2 पॉइंट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास को हम लोग बादामी चालुक्यास भी कहते हैं, जिसका शासनकाल रहा है 6th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी एडी तक। और 6th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 6th सेंचुरी का मतलब होता है सन 501 से लेकर सन 599 तक। जैसे हम लोग आज सन 2020 में हैं, तो 2001 से लेकर 2099 तक का पीरियड कौन सी शताब्दी में जाएगा, कौन सी सेंचुरी में? 21st सेंचुरी में। तो 6th सेंचुरी का समय किस में जाएगा? सन 501 से लेकर सन 599। 7th सेंचुरी का सन 601 से लेकर 699, और 8th सेंचुरी का सन 701 से लेकर 799। तो सन 501 से लेकर 799 यहाँ तक के पूरे पीरियड को हम लोग देखने वाले हैं, कैसे ये लोग का उदय होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो पहला पॉइंट, द वातकास वर फॉलोड बाय द चालुक्यास। इसका मतलब है कि जो डेक्कन है, डेक्कन पर 6th सेंचुरी में चालुक्यास का उदय होता है। लेकिन उससे पहले उस पर किसका राज्य था? उसका सब चालुक्यास के उदय होने से पहले वहाँ पे राज्य था वातकास का। किसका था? वातकास का था। वातकास जैसे ही डिक्लाइन होता है तो उसी जगह पर ये जो भारत का दूसरा इमेज बना है, वहाँ पर किसका उदय हो जाता है? वहाँ पर चालुक्यास का उदय हो जाता है। किसका उदय हो जाता है? चालुक्यास का उदय हो जाता है। और चालुक्यास का जब उदय होता है तो वहाँ पे वह लोग किसको राजधानी बनाते हैं? वह लोग राजधानी बनाते हैं वातापी को, जो आज के समय पे मॉडर्न बादामी है, जो बागलकोट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में आता है। तीसरा पॉइंट लिखा है, दे प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज। और इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई मध्यकालीन युग में, जो 200 सालों तक रहा। और उसके बाद हम लोग 4th पॉइंट देखते हैं, चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी स्टार्टेड रूल इन द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी। चालुक्य डायनेस्टी जो है, या फिर बादामी डायनेस्टी जिसे कहते हैं, उन्होंने शासन करना कब से शुरू किया? 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग से। और यह लोग का जो पहला राजा बना, जो पहले जमींदार था, जमींदार से जो पहला राजा बना, उसका नाम था जयसिम्हा। याद रखिए, ये जो है, यह रूलर नहीं कह सकते इन्हें। यह रूलर बने कब? यह सामंत थे, लेकिन जब वातकास डिक्लाइन हो गया तो यह चालुक्यास ने अपने साम्राज्य को बनाया, जिसके रूलर बने जयसिम्हा। तो यह शुरुआत में सामंत थे, बाद में राजा बने। तो इसके नाते इन्हें फाउंडर नहीं कहा जाता है चालुक्यास का। फाउंडर पहला रूलर, पहला जो राजा कहा जाता है, पहला एम्पायर कहा जाता है जिसको, वह इनके पोते को कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। तो पहला जो एम्पायर बनता है, फर्स्ट सेवरेन रूलर, या फिर कह सकते हैं पहला शासक या किंग बनता है, वह बनते हैं पुलकेशिन, जिनके नाम का मतलब है ग्रेट लायन। और यह जयसिम्हा के पोते होते हैं, और इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है वेस्टर्न चालुक्यास का, या फिर बादामी डायनेस्टी का। पुलकेशिन जो है वह वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे, मतलब इंद्र, गरुण, वरुणा या फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को फॉलो करते थे। ये बुद्धिज़्म और जैनिज्म के खिलाफ थे। पुलकेशिन जो है, यह इनके बारे में जानकारी हमें बादामी स्क्रिप्चर पे मिलता है। बादामी में मंदिर जो है, उस पर हमें शिलालेखों पर लिखा हुआ मिलता है कि इन्होंने अपने समय में अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध का मतलब क्या होता है? अश्व मतलब होता है घोड़ा। घोड़े को अगर छोड़ दो तो वह जहाँ तक चलता है उस जगहों को पर उस राजा का राज होता है जो यह यज्ञ करता है। तो अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? पुलकेशिन वन ने कराया था। इसके बारे में जानकारी हमें बादामी इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो इस वक्त कर्नाटका में बादामी का मंदिर है, वहाँ पर हमें मिलता है।
आगे चलते हैं। पुलकेशिन का राज जो होता है, पुलकेशिन वन का राज होता है 543 एडी से लेकर 566 एडी तक रहता है। इसके बाद इनके आते हैं बेटे जिनका नाम होता है कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन वन नाम रहता है इनका। कीर्तिवर्मन वन का जो शासन है 567 से लेकर 592 एडी तक रहता है। इन्होंने अपने समय में 2 जगहों को जीता था। इन्होंने जीता था कोंकण जो महाराष्ट्र में है, और साथ ही साथ नॉर्थ केरला को इन्होंने जीता था। अपने समय में 2 जगहों को जीता, कोंकण को और नॉर्थ केरला को। ये यहाँ पे इमेज है इनके, आप इनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। कीर्तिवर्मन वन जो होते हैं, इनका क्या होता है, बैटल में यह मारे जाते हैं और बहुत जल्दी मारे जाते हैं, और इनके बच्चे जो होते हैं वह छोटे होते हैं, 13 ईयर्स के नीचे रहते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इनकी जो राजगद्दी होती है उसे संभालते हैं इनके ही भाई जिनका नाम होता है मंगलेशा, और इनका राज्य का शासनकाल रहता है 592 एडी से लेकर 609 एडी तक। ये जो होते हैं ये कीर्तिवर्मन वन के भाई होते हैं, और यह 2 जगहों पर अपने विजय प्राप्त करते हैं, कादम्बा पर और दूसरा है गंगा पर। कादम्बा और गंगा जो है ये रूलर रहे हैं, और ये मैसूर में ये जगह आता है। तो इन्होंने कर्नाटका पर अपनी विजय प्राप्त की थी। ऐसा कह सकते हैं कि पूरे कर्नाटका पे इन्होंने अपनी विजय प्राप्त की। कीर्तिवर्मन जो हैं उन्होंने 2 जगहों पर विजय प्राप्त की। कहाँ कहाँ पर, एक तो नॉर्थ केरला में और दूसरा कोंकण में जो महाराष्ट्र में है। और उनके भाई कहाँ पर राज्य बनाते हैं, कदम्बास और करंगास पे, जो पूरे कर्नाटका में फैला हुआ था उस वक्त। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनके ही राज्य में बगावत हो जाती है, क्योंकि यह राजा बनने का सपना देखते हैं और अपने वंश को चलाने का देखते हैं, जिसके कारण राज्य में विद्रोह छिड़ जाता है और इनको राज्य दरबारियों के द्वारा मार दिया जाता है। और कीर्तिवर्मन वन के जो भाई होते हैं, बेटे होते हैं, कीर्तिवर्मन वन के जो बेटे होते हैं पुलकेशिन सेकंड, इनको राजा बना दिया जाता है। तो अब बात आती है पुलकेशिन सेकंड के ऊपर। ऐसा कहा जाता है कि पुलकेशिन सेकंड जो है वो चालुक्य डायनेस्टी के सबसे महानतम किंग थे, और इन्होंने अपने साम्राज्य को पूरे डेक्कन में फैला दिया था। पुलकेशिन सेकंड के बारे में जानकारी हमें अहियोल के इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कर्नाटका में इस वक्त है। और इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया था 634 एडी में, और इसको लिखने वाले इनके ही कोर्ट पोएट थे जिसका नाम था रवि कीर्ति। और इसने संस्कृत लैंग्वेज में उसे लिखा था, और उसकी लिपि क्या थी, उसकी लिपि थी कन्नड़ा, मतलब भाषा संस्कृत थी और लिपि क्या थी, कन्नड़ा थी। जैसे अपने भारत के संविधान में जो भाषा चलती है वह हिंदी है, लेकिन लिपि क्या है, देवनागरी है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी थी। और इन्होंने अपने समय में मल्लवास जो मध्य प्रदेश थे और गुजरात को हराया था। और पुलकेशिन सेकंड के बारे में एक और बहुत फेमस बात है कि इन्होंने भारत का समझ लीजिए चित्र है, भारत के जो चित्र है यहाँ पर, ये जो नॉर्थ साइड पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है। इस नॉर्थ साइड में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह था थानेश्वर, वहाँ पे एक डायनेस्टी थी, पुष्यवती डायनेस्टी, जिसके जो अंतिम रूलर थे, अंतिम हिंदू शासक नॉर्थ इंडिया के, प्राचीनतम युग के अंतिम हिंदू शासक, जिनका नाम था हर्षवर्धन। ये जो है पूरे नॉर्थ इंडिया को जीत लिए थे, पूरे नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया को, इस ईस्ट साइड के इंडिया को जीत लिए थे। जहाँ पे मैं रीजन बना रहा हूँ ये पूरी जगह को जीत लिए थे। फिर ये क्या करते हैं, हर्षवर्धन जो नॉर्थ इंडिया के राजा रहते हैं, ये साउथ की ओर चढ़ाई करते हैं जीतने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो राजा उस वक्त होता है वह होता है पुलकेशिन सेकंड। कौन होता है, पुलकेशिन सेकंड। यह क्या करता है, यह हर्षवर्धन को हरा देता है। हरा देने के कारण नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन को भगवान कहा जाता था, इनको कहा जाता था उत्तरेश्वर। और इनको हराने के बाद पुलकेशिन सेकंड का नाम पड़ गया दक्षिणेश्वर। तो पुलकेशिन सेकंड का एक और नाम था जो कहा जाता था उनको उस वक्त दक्षिणेश्वर। इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था 637 एडी में, नर्मदा नदी के तट पर यह लड़ाई हुई थी, जिनमें पुलकेशिन सेकंड ने इन्हें हरा दिया था। और क्या लिखा गया है इनके बारे में, लिखा गया है कि साउथ में यह निरंतर लगातार पल्लवास के साथ में भी युद्ध कर रहे थे। ह्युन त्सांग इनके समय में जो चीनी तीर्थयात्री है, यह यहाँ पे मिलने आया था और यहाँ पे पूरे राज वैभव को देखने आया था पुलकेशिन सेकंड को। याद रखिए हिस्ट्री में ह्युन त्सांग 2 जगहों पर उल्लेख उनका मिलता है। एक तो हर्षवर्धन के समय में भी वहाँ नॉर्थ इंडिया में भी गए थे और साउथ इंडिया में भी आए थे। और इसके साथ ही साथ ये लिखा है कि पल्लवा किंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे, पल्लवा वंश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे जिनका नाम था महेंद्रवर्मन वन। इनको पुलकेशिन सेकंड ने हराया था। महेंद्रवर्मन वन जो पल्लवा किंग थे, इनको पुलकेशिन सेकंड ने हराया और इनका वध कर दिया था, जिसके चलते ही पल्लवा किंग में ही महेंद्रवर्मन वन के ही बेटे जिनका नाम है नरसिम्हवर्मन फर्स्ट, यह पुलकेशिन सेकंड से लड़ते हैं और पुलकेशिन सेकंड को नरसिम्हवर्मन हरा देते हैं और इनको मार देते हैं। जिसके कारण जो अर्ली चालुक्य डायनेस्टी है, अर्ली वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी है,
जितना भी साम्राज्य पुलकेशिन सेकंड ने फैलाया रहता है पूरे डेक्कन में और कोंकण में, गुजरात साइड में, सब जगहों को कौन हथिया लेते हैं? नरसिम्हवर्मन उन्हें मार के। और अगले 13 साल के लिए जो चालुक्य डायनेस्टी होती है उसके ऊपर राज किसका हो जाता है? पल्लवा डायनेस्टी का राज हो जाता है। और पुलकेशिन सेकंड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मिलती है कि पर्शिया के एक राजदूत उनके कोर्ट में आए थे, उनके दरबार में आए थे, जिसके बारे में जानकारी हमें अजंता की गुफाओं की पेंटिंग से मिलती है। और ये पता चलता है कि उनके राजनयिक रिश्ते, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पारस से थे, पर्शिया के राजा खुसरो से थे, खुसरो सेकंड से। आगे चलते हैं, अर्ली वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के और राजाओं को देखते हैं। उसके बाद आते हैं विक्रमादित्य फर्स्ट, जिनका राज्य का जो शासनकाल रहा है 655 से लेकर 680 तक रहा है। यह जो है ये पुलकेशिन सेकंड के तीसरे बेटे थे और इन्होंने अपने समय में पल्लवा की राजधानी, जो पल्लवों का राज था उस वक्त, उनकी राजधानी कांची को इन्होंने लौट लिया था, जिसमें बहुत सारे राजकोष थे, जिस फलस्वरूप इनको मार दिया जाता है। इसके बाद जो शासन करते हैं आगे चलकर वह होते हैं विक्रमादित्य सेकंड, जिनका शासनकाल रहा है 733 से लेकर 744 एडी। इसके बीच के समय में फिर से पल्लवों का राज हो जाता है। और विक्रमादित्य सेकंड जो हैं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं पुलकेशिन सेकंड की तरह ही। यह जो है ये विक्रमादित्य फर्स्ट के पोते होते हैं। ये जो है जिन्होंने कांची को लूटा था, पल्लवास के जो राजधानी थी कांची, जहाँ पे राजकोष था, उसको लूटा था, उन विजयादित्य फर्स्ट के विक्रमादित्य सेकंड पोते होते हैं। और इन्होंने अपने समय में पल्लवों को युद्ध में हराया था और जो जगहों पर पल्लव काबिज हो गए थे उन सभी को इन्होंने जीत लिया था अपने समय में। तो इस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग हुए थे। और जब ये पल्लवों से जीतते हैं तो इसी याद में जो इनकी पत्नियां होती हैं, विक्रमादित्य की 2 पत्नियां होती हैं, जिनका नाम होता है लोक माया देवी और दूसरी का नाम होता है त्रिलोक माया देवी। लोक माया देवी एक टेम्पल बनाती हैं जिसका नाम होता है विरूपाक्ष टेम्पल, इसी की खुशी में, विजय की खुशी में पल्लवों से। और त्रिलोक माया देवी जो दूसरी बीवी होती हैं ये भी एक मंदिर बनाती हैं जिसका नाम होता है मल्लिका अर्जुन टेम्पल। और ये दोनों पटाडक्कल के टेम्पल में हैं, पटाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल में ये दोनों टेम्पल आज हमें दिखाई देते हैं कर्नाटका में जो हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, विक्रमादित्य सेकंड जो हैं उन्होंने पल्लवों को हराया था और पूरे साम्राज्य को वापस पा लिया था, जितने साम्राज्यों से छीने गए थे। इसी की खुशी में उन्होंने 2 मंदिर बनवाए। असल में ये जो 2 मंदिर है इनकी बीवियों ने बनवाए। विरूपाक्ष टेम्पल को इनकी पहली बीवी लोक माया देवी ने बनाया और मल्लिकार्जुन टेम्पल को इनकी दूसरी बीवी त्रिलोक माया देवी ने बनाया। इसीलिए विरूपाक्ष टेम्पल को लोक माया देवी भी कहा जाता है, लोक माया देवी टेम्पल, और मल्लिकार्जुन टेम्पल को त्रिलोक माया देवी टेम्पल भी कहा जाता है। विरूपाक्ष टेम्पल जो है वह कैलाशनाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में है उसके हिसाब से बनाया गया है, उसके मॉडल के अनुसार बनाया गया है। और विक्रमादित्य सेकंड के समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी बात रही कि गुजरात का जो राज्य रहा है, साउथ गुजरात का जो राज्य था विक्रमादित्य सेकंड का, उसके ऊपर मुस्लिमों ने आक्रमण किया था, जिसको इन्होंने पीछे हटा दिया था, या फिर उस युद्ध में विक्रमादित्य ने उन मुस्लिमों को हरा दिया था। यह बहुत ही फेमस युद्ध रहा है, इसलिए विक्रमादित्य सेकंड को इम्पोर्टेंट रूलर माना जाता है। इनके बाद जो रूलर आते हैं उनका नाम होता है कीर्तिवर्मन सेकंड। क्या नाम रहता है? कीर्तिवर्मन सेकंड। ये जो है ये कीर्तिवर्मन सेकंड है। कीर्तिवर्मन सेकंड जो रहते हैं इनका शासनकाल रहा है 744 से लेकर 755 एडी तक। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं अर्ली वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के, जिनको राष्ट्रकूता के किंग दांतिदुर्ग मार देते हैं और पूरे चालुक्य डायनेस्टी जो डेक्कन में थी उस जगह पर किसका राज हो जाता है? राष्ट्रकूता का राज हो जाता है। कब तक? आने वाले 10th सेंचुरी तक। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लेटर वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में। अब राष्ट्रकूता का जो है वह जो है साम्राज्य फैल चुका है 8th सेंचुरी के स्टार्टिंग में अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास को मार के। लेकिन जब 10th सेंचुरी आती है स्टार्टिंग की 901 सन 901, तब से क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा होते हैं जिनका नाम होता है तैलेप्पा सेकंड। यह क्या करते हैं? यह राष्ट्रकूटास को ख़त्म कर देते हैं पूरी तरह से और पूरे साम्राज्य को वापस हथिया लेते हैं, डेक्कन साइड को, कोंकण साइड को और गुजरात साइड को, साथ ही साथ जो कर्नाटका है उसे भी जीत लेते हैं। तैलप्पा सेकंड जो हैं इसके नाते पूरे साम्राज्य को जीतने के कारण इनको फाउंडर बोला जाता है लेटर वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी को। यह पूरे राष्ट्रकूटास को ख़त्म करके लेटर वेस्टर्न चालुक्यास का फिर से नींव रखते हैं। और इनके समय में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं जो इनके ही वंशज रहे हैं। जैसे समझ लिए कोई पोता रहा है और उनके पोते का पोता रहा है, ऐसा रहा है। तो सोमेश्वरा सेकंड, जयसिम्हा सेकंड
और विक्रमादित्य 6, सोमेश्वरा 4, यह सब इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इनके नाम पूछे जाते हैं जिन्होंने बस यही काम किया है कि इन्होंने राष्ट्रकूटास को हराया और राष्ट्रकूटास ने इन्हें हराया। मिला जुला कर 10th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक इन लोग का ही साम्राज्य रहा, जिसमें चालुक्य और राष्ट्रकूटास दोनों एक दूसरे से लड़के अपने आप को ही खत्म करते रहे। उसके बाद आते हैं ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेनगी, जो मैंने आपको बताया था भारत के मैप में ईस्टर्न साइड में जो जगह है वहाँ पर कौन थे, चालुक्यास थे, वहाँ पे भी चालुक्यास थे। तो उनके बारे में आइए जान लेते हैं थोड़ा। ईस्टर्न चालुक्यास में जहाँ का कैपिटल जो था, ईस्टर्न चालुक्यास मतलब ईस्ट साइड में जहाँ पे चालुक्यास रहते थे, यहाँ पे ये लोग कैसे रहना शुरू किए। असल में हुआ ये, जो वेस्टर्न में जो सबसे इम्पोर्टेंट चालुक्य डायनेस्टी का राजा था वह कौन था, वह था पुलकेशिन सेकंड। कौन था, पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड का एक भाई था जिसका नाम था विष्णुवर्धन। क्या नाम था, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जो रहता है वह रहता है पुलकेशिन सेकंड का भाई। पुलकेशिन सेकंड क्या करता है, वह लड़ता है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश की जगह वेनगी जो है और उसके आसपास के राज्यों को आंध्र प्रदेश के पूरे जगहों को जीत लेता है पुलकेशिन सेकंड। जीतने के बाद वह जाने लगता है वापस वेस्टर्न साइड में। तो वह क्या करता है, विष्णुवर्धन को ईस्टर्न साइड का पूरा साम्राज्य का वाइसराय बना देता है। क्या करता है, वाइसराय बना देता है। और पुलकेशिन सेकंड युद्ध करने चला जाता है राष्ट्रकूटास से, क्योंकि वहाँ पे बार बार आक्रमण होते रहते हैं राष्ट्रकूटास से। और उसके बाद प्लस वेस्टर्न साइड में पल्लव भी हावी होते रहते हैं। तो पल्लवों से जब पुलकेशिन सेकंड लड़ता है तो उस पल्लवों में जो नरसिम्हा वर्मन रहता है, पल्लव किंग जो नरसिम्हा वर्मन होता है, वो पुलकेशिन सेकंड को मार देता है। पुलकेशिन सेकंड के मरने के बाद ही जो ईस्टर्न साइड आंध्र प्रदेश में जो वेनगी जगह था वहाँ पर विष्णुवर्धन जो रहते हैं, पहले तो वाइसरॉय रहते हैं जब पुलकेशिन सेकंड उनको रख के जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो खबर सुनते हैं कि पुलकेशिन सेकंड मर चुका है तो इसके बाद यह वहाँ के राजा बन जाते हैं। तो आगे चलते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट विष्णुवर्धन के बारे में। ये क्या थे, ये पुलकेशिन सेकंड के भाई थे और इनका जो कैपिटल था वह क्या था, वो वेनगी था, जो आज के समय में आंध्र प्रदेश में आता है। और इनकी जो बीवी थी उनका नाम था अय्यना महादेवी, जिन्होंने अपने समय में जैन टेम्पल बनाया है विजयवाड़ा में। और यह बतलाया है कि तेलुगु कंट्री में भी जैनिज्म का उस वक्त उदय हुआ था, उसके बारे में बातें हुई हैं। तो ये सब बातें हैं ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेनगी के बारे में। और उसके आगे की बातें जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए और क्या लिखा है, विजयदत्त सेकंड गुनागा, जो ये रहते हैं वंशज रहते हैं विष्णुवर्धन के, इनके बारे में बताया गया है। यह ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्ट ड्यूरिंग हुज रेन ऑफ द किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम द महेंद्रगिरी इन द नॉर्थ टू द पुलिकट लेक इन द साउथ। यह क्या करते हैं, विजयादित्य सेकंड गुनागा जो हैं ये वंशज होते हैं विष्णुवर्धन के। यह जो है यह आंध्र प्रदेश में जो जगहें छोटी होती हैं जैसे पुलिकट लेक, महेंद्रगिरी, इस साइड में यह अभियान चलाते हैं, विजय रथ चलाते हैं और उन सब जगहों को भी जीत लेते हैं और अपने साम्राज्य को धीरे धीरे फैलाते हैं। इसके बाद इनके ही वंशज आते हैं भीमवन। भीमवन क्या करते हैं, यह आंध्र प्रदेश में दो जगहों पर मंदिर बनाते हैं और दो जगहों पर मंदिर बनाते हैं, भीमवरम और द्रक्षरमम। यह जो जगह है यहीं पर इन्होंने दो टेंपल बनाए हैं जो उसी के नाम से है। और ये दोनों मंदिर कहाँ पे हैं, ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और भीमवन के बाद जो वंशज आते हैं चालुक्य के जो वंशज आते हैं, उस वक्त में क्या होता है, चोलाओं से लड़ाई होती है, चोला वंश से लड़ाई होती है चालुक्यों की। तो बाद में क्या होता है, चालुक्य और चोला वंश की लड़ाई होते होते 12th सेंचुरी आ जाती है। 12th सेंचुरी में क्या होता है, जो चोला और चालुक्य होते हैं, तो चालुक्य में एक राजा होता है जिसका नाम होता है राजा नरेंद्र, और चोला में एक राजा होता है जिसका नाम होता है राजेंद्र चोला फर्स्ट। तो राजेंद्र चोला फर्स्ट की एक बेटी होती है, राजेंद्र चोला फर्स्ट की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अमंगई देवी, और राजा नरेंद्र जो चालुक्य डायनेस्टी है। बस यही समझ लीजिए, चालुक्य वंश का एक राजा और चोला वंश का राजा। तो चोला वंश के राजा की बेटी और चालुक्य वंश राजा का जो बेटा होता है, ये इन दोनों की शादी करा दी जाती है। और इन दोनों की शादी कराने के कारण ही चोला और चालुक्य का क्या हो जाता है, विवाह संबंध, एक संबंधी बन जाते हैं, जिसके कारण हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। और उनसे पैदा होने वाली जो औलादें होती हैं वह क्या करती हैं, वह आंध्र प्रदेश पर राज्य करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण झगड़ा हमेशा के लिए मिट जाता है। और यही ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेनगी की कहानी है, जिसका जो राजा बनता है वह आधा चालुक्य और आधा चोला होता है, जिसका नाम होता है कोटेलुंगा चोला, जिसने शासन किया है 1071 से लेकर 1122 AD तक। यहीं तक हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो हम लोग ये पूरे चालुक्य के बारे में जान जाते हैं, इसके इतिहास के बारे में।
तो आज और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि चालुक्य की कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं और उसके आर्किटेक्चर, उसके द्वारा बनाए हुए वास्तुकला, जो मंदिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चालुक्य की कंट्रीब्यूशन क्या रही है उसको देखते हैं थोड़ी देर के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चालुक्य के जो हैं वो हिंदुज़म को फॉलो करते थे और अपने समय में यह जैनिज्म को भी संरक्षण देते थे। जैसे कि पुलकेशिन सेकंड के समय में जो कोड पोर्ट उनके रहे हैं वो रहे हैं रविकीर्ति, जिन्होंने अहियोल इंस्क्रिप्शन उत्कीर्ण करवाया, जिसमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मालूम पड़ती है। वह क्या थे? वह रविकीर्ति एक जैन थे। और चालुक्य जो थे, चालुक्य बहुत ही ज़्यादा संरक्षक थे वास्तुकला के मामले में, और इन्होंने अपने समय में 70 विष्णु टेम्पल बनवाया अहियोल में, जो क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है। और इन्होंने अपने पीरियड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल बनाया जो पट्टाडक्कल में है और जिसका नाम है विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल को विक्रमादित्य सेकंड की बीवी ने बनाया था, लोकमाया देवी ने। पट्टाडक्कल में टोटल 10 टेम्पल है, जिसमें से एक जैन मंदिर है और टोटल 9 हिंदू मंदिर है। विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में बताया गया है, इनको बनाया है लोकमाया देवी ने, जो विक्रमादित्य सेकंड की बीवी थी। विरूपाक्ष टेम्पल के बारे में बताया गया है कि यह जो है ये कैलाशनाथा टेम्पल से बिल्कुल मिलता जुलता है। और उस वक्त में तेलुगु लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा फला फूला। तेलुगु भाषा में पोइट्री लिखी गई, नावल लिखे गए, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। और अहियोल इंस्क्रिप्शन जहाँ पे मिलता है पुलकेशिन सेकंड के बारे में जानकारी, वह देखिए ये यहीं पे लिखा गया है। अहियोल इंस्क्रिप्शन जहाँ पे रविकीर्ति ने लिखा था। यहाँ पे टोटल आपको 120 मंदिर मिलेंगे, जिसमें से इम्पॉर्टेंट मंदिर जो है वह दुर्गा देवी का मंदिर है। और इसको किसने बनाया है? चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया है। ओके, आगे चलते हैं। पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल को देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है। इसमें टोटल 10 टेम्पल हैं। कितने टेम्पल हैं? टोटल 10 टेम्पल। इसमें 10 टेम्पलों में से एक टेम्पल जो है वो जैन टेम्पल है। कौन है? जैन टेम्पल। 10 टेम्पलों में से एक टेम्पल जैन टेम्पल है। और बाकी के जो बचे 9 टेम्पल, यह 9 टेम्पल के बारे में बताया जाता है कि यह 9 टेम्पल से 4 टेम्पल जो हैं यह नगरम स्टाइल में बने हैं, और 4 टेम्पल बाकी बचे हुए किस में बने हैं? द्रविड़म में बने हैं। और बाकी बचा एक टेम्पल, वह एक टेम्पल जो है वह बना है नगरम और द्रविड़म स्टाइल दोनों मिक्स में। ये देखिए उसका नाम है यहाँ पे पप्पानाथ टेम्पल पट्टाडक्कल में। हमेशा एक ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछता है कि वेसरा स्टाइल में पट्टाडक्कल ग्रुप में कौन सा मंदिर बना है, तो आपको याद रहना चाहिए वो बना है पप्पानाथ टेम्पल। अब बता दो द्रविड़म और नगरम का मतलब क्या है। देखिए नगरम स्टाइल में जो मंदिर होते हैं वह बनते हैं नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पे बनते हैं? नॉर्थ इंडिया में। जो अपना भारत है, ये जो अपना भारत है, ये ऐसे ही थोड़ा इमेज बना दे रहा हूँ। ये जो अपना भारत है, सॉरी, ये जो अपना ये समझ लीजिए अपना भारत है। थोड़ा इमेज बना देता हूँ, रिलेटिवली थोड़ा दिखना चाहिए भारत है। ओके, इसे समझ लीजिए। ये अपना जो भारत है, नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल बनते हैं वो नगरम स्टाइल में बनते हैं, और साउथ इंडिया में जितने भी जो मंदिर बनते हैं वो द्रविड़म स्टाइल में बनते हैं। नगरम स्टाइल का मतलब ये होता है कि जैसे समझ लीजिए मंदिर के अंदर मूर्तियाँ रखी जाती हैं, लेकिन द्रविड़म स्टाइल में मंदिर के अंदर मूर्तियाँ नहीं रखी जाती, वो बाहर रखी जाती हैं। और नगरम स्टाइल में जो होती हैं ऊपर कलश, सबसे ऊपर का जो कोना होता है, जैसे इसमें ये कोना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप नगरम स्टाइल में देखेंगे तो लोटे को उल्टा करके उसके ऊपर एक तीर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, उसको ऐसे ट्रायंगल में बनाकर फिर उसके ऊपर ऐसा तीर रखेंगे। तो कुछ कुछ डिफरेंस है, जिसको कहा जाता है नगरम स्टाइल के मंदिर और द्रविड़म स्टाइल के मंदिर, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर आप अगर पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल में जाएंगे तो यहाँ पे नगरम स्टाइल के भी मंदिर और द्रविड़म स्टाइल के मंदिर दोनों आपको देखने यहाँ पे मिलते हैं। 4 मंदिर नगरम स्टाइल के और 4 मंदिर द्रविड़म स्टाइल के, और एक मंदिर जो है वह जैन मंदिर है, और एक मंदिर जो है वह नगरम और द्रविड़म स्टाइल दोनों से मिक्स है, जिसको वेसरा स्टाइल कहते हैं, और वो पप्पानाथ टेम्पल है। यहीं पर ये सब के बारे में बताया जाता है, और चालुक्य डायनेस्टी के बारे में इतनी ही जानकारी हमें मिलती है। तो अगर ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं आगे दूसरे डायनेस्टी के साथ में। थैंक यू।